जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स। सीएपीएफएससी मेंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 4 मंथ की स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए। सीएपीएफएससी 2025 के एग्जाम 3 अगस्त को है और यहां से आप मोटा मोटा देखो तो 4 महीने, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी को बार बार रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही में आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, वो भी हमें देखना पड़ता है। तो इसमें हम तीन हिस्सों में इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के रिवीजन्स के लिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना है, डिटेल में मतलब एनालिसिस नहीं करेंगे, बस रिवीजन कैसे करनी है उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के। टेस्ट सीरीज में आपने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 में कितने टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, एनालिसिस कैसे करना है आपको और उससे सीखना कैसे, और उसी के साथ रिवीजन्स कैसे करनी है वो देखेंगे। फिर पेपर 2 के लिए आपको कितने टेस्ट सॉल्व करने हैं, उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कितना टाइम देना पड़ेगा आपको, और प्रोपोर्शन कैसे रखना है पेपर 1 पेपर 2 का, वो हम बात करेंगे। फिर हम डेली रूटीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ाई के स्ट्रेटेजी के लिए। डेली रूटीन अगर आपका ठीक से नहीं है और ना ही आपने प्लान किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप ब्लंडर कर सकते हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर सकते हो। तो वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो सीएपीएफएससी मेंटर्स चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पे आपको अलग अलग पोल्स देखने को मिलती है, वहां पे आपको अपडेट्स भी देखने को मिलती है इस एग्जाम से रिलेटेड, और साथ में ही स्टडी मटेरियल जिसकी पीडीएफ्स, यूट्यूब के जो लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ्स वहां पे आपको मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और उसमें आपको स्टडी मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा। तो लास्ट 4 मंथ की स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब आपने मान के चलता हूं कि आपने अब तक पढ़ाई कर ली होगी और आपके रिसोर्सेज जो है वो बिल्कुल फिक्स हो चुके होंगे कि मुझे हिस्ट्री से ये बुक पढ़नी है, पॉलिटी से ये बुक पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए ये कंटेंट पढ़ना है और करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो करना है, ये सब आपने फिक्स कर लिया होगा। क्योंकि अभी 4 महीने मतलब रिवीजन का टाइम है, ठीक है। रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज और फटाफट जो है आपके ग्रे एरियाज को आपने फुलफिल करना है, ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट्स के ऊपर जाते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट्स लेते हैं, जो कि साइंस के 28 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब वेटेज बहुत बड़ा है। लास्ट 3 इयर्स पे हम देख रहे हैं कि 25 प्लस क्वेश्चंस रहते हैं। साइंस के 2024 में 28 क्वेश्चंस थे, साथ में 2023 के भी 29 क्वेश्चंस थे, और इसका वेटेज बढ़ते ही जा रहा है। अब मेरे हिसाब से ये हायर लिमिट होगा। 28 बहुत होता है। अगर आप 125 क्वेश्चंस का पेपर है और उसमें 28 क्वेश्चंस अगर साइंस के है, तो आप समझ सकते हो इसका इंपॉर्टेंस कितना है। अगर आप इसको निग्लेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं कंपटीशन से पीछे रह रहे हो। तो इसको आप सिलेक्टिवली मत पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए। 28 मानता हूं कि 28 क्वेश्चंस पूरे नहीं सॉल्व करने हैं, बट एटलीस्ट 22 के आसपास भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए अगर साइंस के 28 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो, ठीक है। तो साइंस में हमने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, प्रीवियस ईयर का डिटेल में किया है कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके सेपरेट वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो आप जरूर देख सकते हो। फिजिक्स का दिखाया है कि 10th तक कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 11th 12th के एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और एनसीईआरटी के बाहर से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, वो डिटेल में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड टेक, ये साइंस का जो है सब टॉपिक्स बन जाते हैं, सब सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। उसमें आप देखोगे फिजिक्स के 7-8 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 7-8 क्वेश्चंस और टेक के 4 या 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये चेंज होता रहता है। अब ये भी नहीं बोलूंगा कि 28 पिछले साल आए थे तो इस साल भी 28 ही आएंगे। यूपीएससी जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट पिछले 3 साल का आप ट्रेंड देखोगे तो साइंस के क्वेश्चंस इतने आ रहे हैं। अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आपने रिसोर्सेज जो है फिक्स कर दिए होंगे। एनसीईआरटीज 11th 12th की नोट्स हमने बनाई है, जो कोर्स में दी गई है स्पेशली वो सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छी नोट्स बनाई है, उसमें से आपका सारा कवर हो जाता है। अब टेक जो है, टेक में आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। बायोटेक हो गया और जो है डिफेंस का टेक हो गया, ठीक है। अब ये न्यूज में चलता रहता है। द न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ोगे तो उसमें रोज कुछ ना कुछ आता रहता है, तो उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उस न्यूज के पीछे बेसिक साइंस क्या है, मतलब टेक्नोलॉजी की न्यूज है, उसके पीछे बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब वो न्यूज़पेपर नहीं देगा आपको खुद लिख के, आपको वहां से
गूगल पे सर्च करना पड़ेगा और उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। डिफेंस टेक हो गए, मिसाइल्स आती रहती है, सैटेलाइट्स लॉन्च होते रहते हैं, ठीक है, नए नए इक्विपमेंट्स बनते रहते हैं, उसके मटेरियल, उसके पीछे साइंस, उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब ज्योग्राफी का जो है, अब ज्योग्राफी में आप देखो कि इसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यूपीएससी के खास करके स्टूडेंट जो है ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं और यहाँ पे मिस्टेक्स बहुत ही कम करते हैं। तो आपको भी यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है। 2024 में 15 क्वेश्चंस आए थे और 2023 में 16 से 17 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले ज्योग्राफी के, जो कि सेपरेट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, सॉल्व भी किए हुए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी होता है इसमें, जो कि टेक्निकल है, कॉन्सेप्ट बेस है और ये इजी भी है अगर समझ में आ गया तो। और ये अगर नहीं समझ में आया तो ये जो नीचे वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग है, वो कहीं ना कहीं आप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करना है, 6 से आसपास क्वेश्चंस आते हैं। अगर प्रीवियस 10 देखोगे ज्योग्राफी का तो 18 से 20 क्वेश्चंस आते थे, बट अभी धीरे धीरे थोड़ा स्लाइटली जो है रिड्यूस कर दिया है इसका वेटेज। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, वो भी क्लाइमेट बेस ही होते, मैपिंग बेस ही होते कि क्लाइमेट्स, अलग अलग जगह के क्लाइमेट्स के बारे में पूछा जाता है, मैच द कॉलम्स पूछे जाते हैं। तो वो आपने फिजिकल ज्योग्राफी करते हुए ही वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कर लेना है। ह्यूमन ज्योग्राफी के भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। कौन से आते हैं वो आप पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हो, ज्योग्राफी के एनालिसिस से, या फिर वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं और आते हैं मतलब अभी आ रहे हैं, अभी रिसेंट में 1-2 साल में अगर आप देखोगे तो उसमें हमें 5 से 6 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि इजी है। आपने अगर ठीक से ज्योग्राफी किया तो ये डुएबल होते हैं सारे क्वेश्चंस। मैपिंग भी 2 से 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है, कई न्यूज में से ही फॉलो हो जाता है, जैसे यूक्रेन के बॉर्डरिंग नेशंस के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, फिर ऐसे ही न्यूज से भी कवर होता है। और साथ में आप मैपिंग अगर रोज 10 से 15 मिनट करोगे तो आपका अच्छा मैपिंग होगा। एक दिन में बैठ के 7 घंटा पढ़ने से अच्छा है रोज 10 मिनट करते रहो, ऑक्सफोर्ड मैप पे देखते रहो। द हिंदू में अगर आपको कुछ लोकेशन दिखता है तो उसके आसपास वाला गूगल पे जाके इमेजेस देख लो मैप की, ठीक है। 10 मिनट करो, ज्यादा मत करो, रोज ये ड्रिल रखो। जैसे कि आज मान लो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स कर लिए, कल केरला के कर लो, परसों कर्नाटका के कर लो, वैसे ही फिर माउंटेन रेंजेस के लिए करो, वैसे ही फिर लेक्स के लिए करो, वैसे ही फिर क्लाइमेट के लिए करो, वैसे ही फिर सॉइल्स के लिए करो। ऐसे आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेम पटेल का एक ज्योग्राफी का इंडियन मैपिंग के लिए बुक आता है, जो कि अच्छा बुक है, ठीक है, वो ले लेना और रोज 10 मिनट कर सकते हो। और ऑक्सफोर्ड का साथ भी रखना है। एनवायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक पे भी क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर्स पे भी आते हैं। तो ये करंट से अगर आप करोगे द हिंदू में से तो आपके अच्छे से हो जाएगा एनवायरमेंट, ठीक है ना। जैसे ही करंट में कोई न्यूज आ गई है उसका ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लेनी है गूगल से। पॉलिटी फिर ज्योग्राफी की तरह ही है, पॉलिटी में भी आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते, बट ज्यादा तो देखा गया है कि लोग आपको पता होने के बावजूद भी यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो इसके रिविजन बहुत ज्यादा करने हैं आपने और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें स्टैटिक होता है। अब पॉलिटी को करंट अफेयर्स से बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स आते रहते हैं। अब आर्टिकल 19(1) लीजिए, जैसे कुणाल कामरा का कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उसमें आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग आपको डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर आर्टिकल 21 तो हमेशा ही रहता है, राइट टू लाइफ, ठीक है। तो वो भी हमेशा न्यूज में रहता है, उसके बारे में भी आप पढ़ो। जैसे कि आई पीडर वेबसाइट है, ऐसे जो आर्टिकल्स है ना उसका डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। जैसे आई पीडर्स की वेबसाइट है, लॉ की वेबसाइट्स होती है, उस पर आपको इसकी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। करंट में फिर जैसे बजट के बिल्स पास हो रहे हैं पार्लियामेंट में, उसकी प्रोसीडिंग्स क्या है, फिर पार्लियामेंट्री का लोकसभा का सेशन चल रहा है, उसके प्रोसीडिंग्स क्या है, उसके रूल्स क्या है, वो आपने अभी कर लेने हैं। पार्लियामेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बड़ा चैप्टर है और उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपने इसीलिए द हिंदू है ना, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है वो द हिंदू से आप अच्छे से कर सकते हो। हिंदू का मैंने इसलिए सेपरेट सेशन लिया था ऐप पे, तो उस पे मैंने बताया ही था कि 1.5 से 2 घंटा दीजिए द हिंदू को और अच्छे से पढ़िए। उसमें से स्टैटिक भी कवर होता है। अगर आप गूगल का सहारा लेते रहोगे साथ में, तो आपको अच्छे से पढ़ाई आपकी हो जाएगी, ठीक है। और पॉलिटी के क्वेश्चंस हम देखें तो पिछले साल बहुत कम आए थे। 2024 में 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने को मिले थे 2024 में, और 12 से 15 यूजुअल जो एवरेज है वो 12 से 15 का रहता है। अब पॉलिटी में क्या होता है कि मिस्टेक्स होती है। हमें पढ़ते वक्त तो लगता है कि बहुत इजी है, मुझे समझ में आ रहा है, बट बाद में भूल जाता है आदमी, सब्जेक्ट ही ऐसा है। इसलिए उसको बार बार रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना और मिस्टेक्स कम करना, इसमें वो आपको अच्छे से टेस्ट सीरीज से करना पड़ेगा,
अब आप हिस्ट्री के ऊपर जाओ, हिस्ट्री का कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत कम है, ठीक है ना, कॉस्ट बेनिफिट जो है बहुत कम है। तो न्यू कमर्स के लिए मैं बताऊंगा कि वो एनसीईआरटी को स्टिक करे, ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ो, उसकी मल्टीपल रिविजन करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। आप ज्यादा बुक्स पढ़ने के चक्कर में मत जाओ। आप आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चंस जो है वो पढ़ के भी बहुत बार सॉल्व नहीं होते हैं। फिर एंशियंट जैसे पढ़ रहे हो तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, पॉलिटी इकोनॉमी कैसा है उस टाइम का, फिर उस टाइम से दूसरे टाइम के पॉलिटी और इकोनॉमी से कंपेयर करना है, क्या चेंजेस हुए हैं, उस तरीके से आपको पढ़ना है। बट मेरे हिसाब से एनसीईआरटी करो, उसमें जो रिपीटर्स है जो 3-4 साल से कर रहे हैं वो एडवांस कर सकते हैं, अगर उनकी बाकी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से हो चुके हैं तो वो हिस्ट्री पे टाइम दे सकते हैं। मेडिवल का हमें राइज देखने को मिला है पिछले 2-3 साल में, तो पिछले साल ही 7 क्वेश्चन आ गए थे मेडिवल के, और वो ज्यादा तो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है जैसे रीजनल हिंदू रूलर्स पे, ठीक है, रीजनल हिंदू रूलर्स पे। और उसमें भी गवर्नेंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, आर्ट एंड कल्चर, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सब उस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट 6-7 साल में आप देखोगे कि विजयनगर जो है उस पे क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। पिछले साल शिवाजी पे भी आया था, बुंदेला पे भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो आप उस तरीके से उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखना है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी कैसी है, वो कहाँ क्या प्रमोट करना चाहती है, उस हिसाब से भी आता है। अब ये डिपेंड करता है, यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आप फिक्स करके नहीं जा सकते, बट हिस्ट्री के लिए आप सिलेक्टिव हो सकते हो। मैंने भी 2 बार एग्जाम दिया है, 2017 में मेरिट आउट हुआ था मैं, और 2018 में फाइनली सिलेक्ट हो गया था मैं, ठीक है। तो जो हमने मिस्टेक्स की है, मैंने मिस्टेक्स की है, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि वो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। और इस ट्रेड में पिछले 5 साल से जैसे हम टेस्ट वगैरह बना रहे हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे कितना फोकस करना चाहिए और किस तरीके से आपने स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है। मॉडर्न इंडिया पे क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, अब 1947 तक का ही पढ़ते हैं लोग ज्यादातर, बट पोस्ट 1947 भी आपने पढ़ाई करनी है ताकि आपको इकोनॉमी और पॉलिटी के बारे में भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। पोस्ट 1947 भी पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर की एक सीरीज बनाई गई थी, एबीपी न्यूज ने बनाई थी शायद, वो भी देख सकते हो, उससे भी अच्छा आपका व्यू क्लियर हो जाता है, पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। हिस्ट्री के मोटा मोटा 2024 में 16 क्वेश्चन आए थे और 2023 में 18 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वेटेज तो अभी भी ठीक ठाक ही है हिस्ट्री का, बट इसमें 50% भी क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो भी ये अचीवमेंट होती है हिस्ट्री के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते, इकोनॉमी का राइज देखने को मिला है हमें, ठीक है। पिछले साल 19 क्वेश्चन आए थे, उसमें 2-3 क्वेश्चन आप निकाल दो तो वो करंट बेस भी आप मान सकते हो, बट मोटा मोटा आप 19 क्वेश्चन आप देख लो कि वेटेज बहुत बड़ा है। पहले 5 से 6 क्वेश्चन आते थे, बट पिछले 3 या 4 साल में इकोनॉमी के क्वेश्चन बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसमें स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लेने हैं, ठीक है, एनालिटिकल व्यू से भी समझ लेने हैं। इकोनॉमी जो होता है वो करंट बेस होता है, इसीलिए द न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ते हो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, जब भी इकोनॉमी की न्यूज पढ़ते हो तो उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट गूगल करके पढ़ लो, समझ लो वहीं पे। मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंस्टिट्यूट करता है, उसके काम क्या है, उसके मेंबर्स क्या होते हैं, उसका एनालिटिकल व्यू लेना है कि उसको, उसमें जो चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे, सीआरआर, ठीक है, एसएलआर, ये जब रेट्स चेंज होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, बैंकिंग पे क्या होता है, लोगों पे क्या होता है, इकोनॉमी पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज पे क्या होता है, ये आपने एनालिटिकल व्यू से पढ़ना है। ये सब मिल जाएगा आपको, न्यूज़पेपर में सब नहीं मिलेगा, बट वहां से कीवर्ड्स लेके आपने गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। तो वैसे इकोनॉमी करंट के साथ करो, फिर रमेश सिंह का बुक आता है वो भी ले सकते हो, अपडेटेड वर्जन लेना है हमेशा इकोनॉमी के लिए, और वहां से भी आपने करना है। इकोनॉमी को बिल्कुल सिलेक्टिव मत जाओ और बिल्कुल छोड़ो मत उसको, अब ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। तो हमने कोर्स जो बनाया फाउंडेशन कोर्स, उसमें सेपरेट नोट्स बनाए हैं और उसमें अच्छे से हमने नोट्स इसी हिसाब से डिजाइन किए। अब आते हैं एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड जो है आपने अब उसकी स्ट्रेटेजी ऐसी रखनी है, क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चंस होते हैं, कभी भी 15 भी होते हैं, 18 से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका वेटेज देखो, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप विदाउट प्रिपरेशन जाओगे तो 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो 15 प्लस क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। और अभी तो ऐसा ट्रेंड है, क्योंकि न्यू जनरेशन में मैथ्स और इंग्लिश में बहुत अच्छी होती है, तो वो लोग आउट ऑफ भी करते हैं बहुत सारे लोग इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको पीछे नहीं पड़ना है, एप्टीट्यूड को आपने लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ना है। एप्टीट्यूड आप रोज 1 घंटा करिए, रोज 1 घंटा करिए, टॉपिक सेम है सारी एग्जाम्स के लिए, बुक्स भी लगभग कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो आप, क्योंकि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स जो है उसके टॉपिक्स बिल्कुल फिक्स है, बस आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं।
पर इसको ऐसा मत करिए कि 7 दिन एप्टीट्यूड पकड़ लिया और उसको मैं सॉल्व करता हूँ फिर बाद में रिवाइज करूंगा, नहीं। इसको रोज 1 घंटा करिए, ये प्रैक्टिस वाला पार्ट है। रोज प्रैक्टिस करते रहिए मैथ की। यूपीएससी सीसैट के पेपर्स भी सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर, ठीक है, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और टॉपिक वाइज आपने 1-1 घंटा अगर आप डेली करोगे तो उसका शेड्यूल बना लेना है आपने, ठीक है। तो वैसे ही आप 15+ कर लोगे, मतलब 30 मार्क्स। अगर आप देखोगे साइंस और एप्टी के ही आपको लगभग 45 से 50 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब 90 to 100 मार्क्स यहीं पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें से अगर आप 70+ स्कोर करते हो तो आप बहुत एज पे रहोगे, ठीक है। 70+ अगर मैथ्स और एप्टी में करते हो, मैथ्स सॉरी एप्टी और क्या हुआ साइंस, ठीक है, इसमें करते हो तो आपके 45 से 50 क्वेश्चंस बन रहे हैं। मतलब बहुत है यार, ये बहुत है। ये 2 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। फिर करंट अफेयर्स अगर इसमें जोड़ लोगे तो वो भी 15 के आसपास क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपके 60 से 60-65 मतलब मोर देन मतलब आप 90 से 100 मार्क्स यहीं पे ले सकते हो 3 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। इसीलिए तो लोगों के 170-180 को स्कोर हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजीज बन रही है, गाइडेंस मिल रहा है अच्छे से। करंट अफेयर्स के लिए देखो, आप द हिंदू तो पढ़ ही रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो सारांश मैगजीन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव बनाई गई है, 120-130 पेजेस की बनाई गई है। उसमें मैप्स डाले जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स की न्यूज ही नहीं होती है, उसके रिगार्डिंग स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया जाता है। तो सारांश को आप करो, फ्री में है, ये ऐप पे मिल जाएगी सीपीपीएससी मेंटर्स के, डाउनलोड करिए। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी आपको सीपीपीएससी मेंटर्स के, वहां पे ज्वाइन करिए और उसको पढ़ो। फिर द हिंदू अभी भी 4 महीने बचे हैं, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ते रहोगे तो इसमें टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपने करंट अफेयर्स को करना है। करंट अफेयर्स को मेरे हिसाब से आप वीकली संडे को 3 घंटा करिए, ठीक है ना। संडे 3 आवर्स करिए इसमें, ठीक है, संडे को लिए वीकली। डेली भी कर सकते हो द हिंदू के साथ 30 मिनट के लिए, मैगजीन पढ़ते रहो डेली 15-20 मिनट, टॉपिक्स निकालते रहो और भी फिर संडे को रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से करंट अफेयर्स करना है। लास्ट में मत छोड़ो कि जुलाई में कर लूंगा, लास्ट में 15 दिन में कर लूंगा, इस तरीके से मत करना। अभी से करते रहो करंट अफेयर्स, ताकि लास्ट में बर्डन ना आए आप पे। अब टेस्ट सीरीज के ऊपर जाते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो है यूपीएससी के, तो वो जब पढ़ाई शुरू करते हैं तभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और तभी से टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहते हैं। बट सीएपी वाले क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि मैं प्रिपरेशन पूरी करूंगा और प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद टेस्ट दूंगा। तो ये गलत स्ट्रैटेजी है आपकी। आप जब भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं आपने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना शुरू कर देना है। वहां पे आपको नंबर नहीं लेने कि 180 नंबर लाओ, 200 नंबर से कुछ लेना देना नहीं। वहां भले ही 50 नंबर आ रहे हो, पर आपको पता चल रहा है कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपके डेप्थ कितनी है नॉलेज की, और आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। अगली बार अगर आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसको कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पेपर 1 है, पेपर 1 में आप अभी 50 मॉक्स सॉल्व करो, 45 से 50 मॉक्स आप सॉल्व कर सकते हो 4 महीने, वीकली 3 मॉक पर वीकली, ठीक है ना। वीकली 3 मॉक्स 2-3 वीकली, और इससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। इसको अभी क्या है कि रिविजन्स और टेस्ट सीरीज को 50-50 प्रोपोर्शन में करना है, ठीक है ना। 50-50 टेस्ट सॉल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें गलती मत करना, ठीक है। रियल एग्जाम की तरह देनी है कोई भी मॉक टेस्ट, टाइम लगा के बैठना है और उतने जितना टाइम है, जितने क्वेश्चंस के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से रियल एग्जाम का एटमॉस्फेयर तैयार करना है अपने घर पे, और वैसे ही देना है। फिर जब मॉक दे देते हो उसके बाद जो है उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। 3 से 4 घंटे लगने चाहिए एनालिसिस में। सिर्फ ये नहीं देख लेना कि मेरे कितने गलत हुए, कितने सही आए और कितने नंबर बन रहे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें हर एक सब्जेक्ट क्वेश्चन का पता होना चाहिए। अगर करेक्ट आया है, क्या वो मैंने तुक्का मारा था, अगर गलत हुआ है तो उसमें से मुझे कितना आ रहा था, कितने स्टेटमेंट पता थे, कितने स्टेटमेंट नहीं आ रहे थे, वो सब एनालिसिस आपको करते आना चाहिए, ठीक है। फिर गलत ऑप्शन, जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, उसको भी सर्च करना है। उसको तो वैसे हमने टेस्ट सीरीज जो बनाई है दुर्जया पेपर 1 की, विजय पद भी है पेपर 1 पेपर 2 की, उसमें हमने जो एनालिसिस दिया है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है। आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। आपको हमने ऐसे ही बनाया कि इसको जो एनालिसिस करेगा स्टूडेंट तो उसको 3 से 4 घंटे तो लगेंगे और उससे आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। ग्रे एरियाज पता चल जाएंगे, ठीक है। और आपने कैटेगराइज करना है कि कौन से क्वेश्चंस 50-50 आ रहे थे, कौन से क्वेश्चंस 100% श्योर थे, ठीक है। फिर कौन से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और मैं क्या सोर्सेस फॉलो कर रहा हूं, उसमें वो क्वेश्चंस मेंशन है या नहीं है। उस तरीके का आपका एनालिसिस होना चाहिए पेपर 1 के टेस्ट का। और देखना आप कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपकी पढ़ाई, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहोगे ना तो जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना कि सर रिवाइज कर रहा हूँ, याद नहीं रह रहा है, ये इसीलिए याद नहीं रह रहा है क्योंकि
टेस्ट सीरीज ही नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप टेस्ट नहीं दे रहे हो उस सब्जेक्ट की। आप या तो डर रहे हो टेस्ट देने से, ठीक है, टेस्ट क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे, मेरे गलत हो जाएंगे, तो ये गलत स्ट्रेटेजी है। बेटर है कि अभी रो लो, 3 अगस्त को रोने से अच्छा है। 3 अगस्त को आपको खुशी होनी चाहिए, हंसी आनी चाहिए उस दिन शाम को, बट अभी आप टेस्ट दो, भले टेंशन आएगा, गलत हो जाएंगे, नंबर कम आएंगे, बट पता चलेगा कि मिस्टेक्स क्या है। तो लॉन्ग टर्म सोचो थोड़ा, ठीक है। अभी भी 4 महीने हैं, जिन लोगों ने नहीं शुरू किया है टेस्ट सॉल्व करना, वो जरूर करें, जरूर शुरू करें। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पेपर 2। पेपर 2 में क्या है कि आप बहुत पीछे लगे रहते हो कि मैं लिखते रहेंगे डेली। कुछ लोग डेली भी लिखते रहते हैं, बट आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। सेम मिस्टेक्स दूसरे दिन भी कर रहे हो, तीसरे दिन भी कर रहे हो। तो जो भी पेपर 2 के भले ही 10 टेस्ट सॉल्व करो पिछले अगले 4 महीने में, 10 टेस्ट, बट वो इवेल्युएट कर लो, मिस्टेक्स पता कर लो कि मिस्टेक्स क्या हो रही है हमारी, ठीक है। अपनी पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है विजयपथ प्रयास पेपर 2 टेस्ट सीरीज, सुलेखन का पेपर 2 कोर्स भी बनाया गया है, और उसमें सब डिटेल में समझाया गया है सीए एस्पायरेंट्स के लिए इजी करके, टेक्निक्स के साथ कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर फॉलो फ्रेम करना होता है, इंट्रोडक्शन कैसे देनी होती है, आर्गुमेंट्स कैसे फ्रेम करने हैं, कैसे लिखने हैं, वो सब दिया गया है उसमें, ठीक है। तो उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि एग्जाम ऐसी है कि आप एक साल के बाद एग्जाम आती है, तो एक साल आप बैठे रहोगे, एक अटेम्प्ट भी जाता है आपका, कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट भी होगा। तो उसको स्मार्टली करो। पेपर 2 को ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है, बट 10 टेस्ट तो एटलीस्ट सॉल्व करो जो कि इवेल्युएट हो आपके, ठीक है। फिर वीकली आप कर सकते हो कि वीकली एक ऐसे या एक आर्गुमेंट बीच में आप लिख सकते हो आपके टेस्ट के लिए, आपको इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, या वार्म अप करने के लिए। फिर आप डेली, मेरे हिसाब से डेली या वीकली 3 डेज वीकली आप 40 मिनट ग्रामर करिए। ग्रामर 25 मार्क्स का आता है, 20 प्लस मार्क्स आपके आने ही चाहिए। यहाँ पे 20 प्लस 22 प्लस मार्क्स आपके आने ही चाहिए इसमें ग्रामर में। तभी आपका भी देखो 100 प्लस स्कोर की स्ट्रेटेजी बना देते हैं, पर हम जो बना रहे हैं अभी 110 प्लस की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं लोगों को। 110 प्लस 120 प्लस मार्क्स आपके आने ही चाहिए पेपर 2 में, और उस तरीके का हम गाइडेंस भी दे रहे हैं, उस तरीके का हम इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं। आप पीडीएफ देख सकते हो हमारे इवैल्यूएशन की, टेलीग्राम पे दी गई है कि किस तरीके से पिन पॉइंट करके वर्ड बाय वर्ड, फिर स्पेशल पर्सनलाइज इंप्रूवमेंट का प्लान भी बना के देते हैं कि आपके ऐसे में ये मिस्टेक्स है, तो उसको कैसे आपने इंप्रूव करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पेपर 2 को ज्यादा नहीं लोड लेना है अभी, बस 10 टेस्ट सॉल्व करो, वीकली एक टेस्ट दो। जैसे कि 10 संडे को 10 बजे पेपर 1 का टेस्ट दो, फिर 2 बजे पेपर 2 का टेस्ट दो, ठीक है। इतना भी बहुत है, इनफ है। फिर जिसकी राइटिंग बहुत वीक है वो वीक के बीच में 2 ऐसे या 2 आर्गुमेंट्स, दोनों दो आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हो बीच में, एक एक 2 दिन, ठीक है। इतना करना है, बाकी पेपर 1 पे आपने फोकस करना है। तो वही होता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या है कि आपका टाइम सेव होता है, और आपके जो एफर्ट्स है वो स्मार्ट दिखने लगते हैं, और साथ में ही आप जो है बाकी ग्रे एरियाज पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो डार्क में रह के पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, कंपटीशन के साथ साथ चलना है। अब डेली रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप मिस्टेक्स करोगे तो ब्लंडर है। डेली आपने मेरे हिसाब से 10 से 12 घंटे पढ़ाई तो करनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। जो अगर 13-14 घंटे कर रहे हैं वो वेल एंड गुड, बट एंश्योर करें कि 6 आवर की स्लीप आपकी हो, ठीक है। स्लीप 6 आवर्स की आपकी स्लीप होनी चाहिए। 6 से 7 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप को अगर आप ठीक से नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी। 1-2 दिन अच्छी होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी पे असर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 10 से 12 घंटा है, 14 घंटे भी कर सकते हो। अगर आप एक दिन नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो उसको कवर करो दूसरे दिन, बट कोशिश करो कि डेली रूटीन फॉलो हो, डेली का टारगेट डेली ही कंप्लीट करो। अब उसमें आपका आता है एक्सरसाइज, स्टडी, मेडिटेशन, विल पावर, ठीक है। फिर आपका आता है मोटिवेशन, ये सब आपको डेली करना है। ये डेली इसको भी पार्ट मानना है स्टडी का। एक्सरसाइज करोगे तो इफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आधा घंटा एक्सरसाइज करो, ठीक है। एक्सरसाइज करो आधा घंटा, उससे आप देखोगे तो पढ़ाई में जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका जो कैचिंग पावर होगी पढ़ाई करते वक्त, रीडिंग जो स्पीड होगी वो भी बढ़ेगी, ठीक है। फिर मेडिटेशन भी करना है, बीच बीच में 5-5 10-10 मिनट के मेडिटेशन भी करने हैं। विल पावर बढ़ानी है। विल पावर कैसे बढ़ानी है कि सुबह अगर आपने अच्छा डाइट लेना है तो अच्छा डाइट ही लेना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, ठीक है। समोसा नहीं खाना है, फिर वैसे जो जंक फूड है वो नहीं खाना है, तो पानी नहीं पीना है बाहर का, अच्छा पानी पियो। तो प्रोटीन वाला डाइट लो, ज्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आप मतलब स्प्राउट्स ले लोगे तो 200-300 रुपए लगेंगे महीने के स्प्राउट्स के लिए। डेली थोड़ा थोड़ा स्प्राउट्स भिगो के रखिए, वो खाओ, फिर एग्स खाओ,
दिन में सुबह जब शुरू करते हो तो हेवी कुछ खाओ मत, हेवी खा लोगे तो नींद आएगी आपको, ठीक है। विल पावर बढ़ाने के लिए यही है कि सामने टॉफी रख दो, पढ़ाई करते हो और वो टॉफी को खाओ मत कि 4 घंटा मैं इसको खाऊंगा ही नहीं, देखते रहो। या फिर आपको मोबाइल का ज्यादा एडिक्शन है तो मोबाइल को सामने रखो, ठीक है। विल पावर रखनी है ना आपको, सामने रखो और उसको उसमें आप निश्चय बनाओ कि मैं 3 घंटा अगले इस मोबाइल को टच भी नहीं करूंगा, उसको देखूंगा भी नहीं, या 6 घंटा धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, 6 घंटा इस मोबाइल को मैं टच ही नहीं करूंगा। तो विल पावर ऐसी बढ़ाई जाती है। मोटिवेशन तो आपको देखो, ये रूटीन अगर आप फॉलो करोगे, पढ़ाई अच्छी करोगे तो मोटिवेटेड अपने आप ही रहोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा। यूट्यूब से वीडियोस देख के मोटिवेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट आप जब एक्टिविटीज करोगे आपने जो जरूरत है एग्जाम के लिए, जैसे पढ़ाई, जैसे रिवीजन, टेस्ट, ठीक है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, तो उससे आपका मोटिवेशन अपने आप हाई रहेगा। अब जैसे कि 6:30 बजे अगर उठते हो तो 1 घंटा लीजिए एक्सरसाइज प्लस पर्सनल जो काम होते हैं आपके फ्रेश होने के लिए वो। उसके बाद 7:30 को आप पढ़ाई शुरू करो, 10:30 तक करो, 3 घंटे का एक सेशन बनाओ, उसमें बीच में 5-5 मिनट के आप ब्रेक ले सकते हो थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए। एक सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट करो, फिर 11 से 1 बजे तक 2 घंटे का दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 बजे आपको भूख लगती है तो खा लो, 30 मिनट का लंच ब्रेक करो, 30 मिनट पावर नैप लो, ठीक है। अच्छे से सो लो, बिल्कुल कुछ उस 30 मिनट में तो कुछ भी नहीं सोचना है दुनिया में, बस तुम अकेले हो और कुछ काम नहीं है, ऐसे करके सो जाना है। फिर 2 बजे शुरू करो, 2 से 3:30 बजे तक न्यूज़पेपर को पढ़ना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जहां पे नींद आती है, खाना खाया रहता है, तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज वाला सब्जेक्ट लेना है, तो वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको 2 से 3:30 या 4 भी बच सकते हो, 2 घंटा जिस तरीके से मैंने बताया है आपको पढ़ना, वैसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया। न्यूज़पेपर होने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, टी कॉफी लेना है तो ले लीजिए, और उसके बाद फिर आपको करना है 1 घंटा पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 का करो 1 घंटा, तो उसमें आप चाहे तो समग्र मैगजीन है अपनी पेपर 2 की, स्पेशली बनाई गई है, देख सकते हो उसके डिजाइन बहुत ही अच्छी बनाई गई है और यूजफुल है, बहुत यूजफुल है वो समग्र मैगजीन पेपर 2 के लिए। वो पढ़ो आधा घंटा, और आधा घंटा ग्रामर करो। फिर कभी कभी ग्रामर की जगह पे एक ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, एक ऐसे लिख लिया करो, और संडे को आप टेस्ट सॉल्व कर ही रहे हो उसको, ठीक है। तो ऐसे पेपर 2 का 1 घंटा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपने शाम का आप टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 से 3 घंटा जो है एमसीक्यू सॉल्व करो। फिर वो टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट दो, ठीक है। पीवाईक्यूज कर सकते हो, पीवाईक्यूज करो और रिपीट करो। जैसे कि सीएससी के भी पीवाईक्यूज आपने सॉल्व करने हैं, सीडीएस के भी पीवाईक्यूज आपने सॉल्व करने हैं, सीएपीएफ के तो करने ही है बट वही कम पड़ जाएंगे, तो सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ। बट मेरे हिसाब से अब 4 महीने आपको 50 टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो ये टेस्ट ही इनफ हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो टेस्ट सॉल्व करो, पर 2 से 3 घंटा एमसीक्यू सॉल्व करो, ये डेली रखो, डेली सॉल्व करने हैं आपने। फिर आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास 1 घंटा आपको एप्टीट्यूड मैथ को करना है, एप्टीट्यूड को देना है, 10 मिनट आपको किसको देने हैं, मैपिंग को देने हैं, ठीक है। मैपिंग करनी है। फिर लास्ट में कुछ आधा 1 घंटा बच जाता होगा आपके पास 9-10 बजे, तो वहां पे आप दिन का रिकैप कर लो कि आपने क्या क्या किया दिन भर में। डायरी भी नोट डाउन कर सकते हो कि क्या मैंने कहाँ पे मिस किया, मैंने जो प्लानिंग की थी उस हिसाब से कहाँ क्या मिस्टेक्स थे, और दूसरे दिन उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बनाना है। अगर आपको चाहते हो एक ही सब्जेक्ट बनना चाहते हो तो ये 7:30 से 1 बजे तक आप एक सब्जेक्ट ही कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से पढ़ाई करो, इंटरेस्टिंग के साथ शेड्यूल बनाओ, अपने आप को मोटिवेट रखो, एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो, खाना पीना अच्छा रखो, बाहर का कुछ मत खाओ ज्यादा। बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है ना, बीमार नहीं पड़ना है 4 महीने में। बीमार पड़ते हो तो 2 दिन भी जाते हो तो देखो 48 आवर्स मतलब आपकी 22-23 घंटे की पढ़ाई मिस हो रही है कहीं ना कहीं। तो कंपटीशन से ऐसे आगे रहना है, डिसिप्लिन रहना है, डेडिकेटेड रहना है, परसिवरेंस दिखाना है, ठीक है। हार्डवर्क जो है हमेशा टैलेंट को बीट करता है, ये कोट बहुत सारे लोग बताते हैं और ये सही भी है। भले ही कितने ही टैलेंटेड लोग हो, वो कर नहीं रहे पढ़ाई, और अगर आप कम टैलेंटेड हो बट हार्डवर्क कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आगे निकल जाओगे उनके। तो ये था आपका 4 महीने का स्ट्रेटेजी, साथ में ही डिटेल में बताया मैंने, डेली रूटीन, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट्स कैसे कैसे फॉलो करने हैं, उसको करो, अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, और कमेंट में बताओ आपको क्या चाहिए, कहाँ पे आपकी कमी पड़ रही है, आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है सीएपीपीएससी मेंटर्स के, जहां पे आपको अपडेटेड रहोगे आप, ठीक है, कंपटीशन के साथ रहोगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको पसंद आया है वीडियो, मतलब लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है, दैट्स इट। और सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया है, और शेयर करो, मतलब जिसको जरूरत है उसके लिए शेयर करो ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। जय हिंद।